ठीक हो गया। मैं क्विकली सम अप करता हूँ चीज़ों को, वापस से स्टार्ट करते हैं शॉर्ट। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो टोटली डिपेंड करता है कि हम किस तरह से डुप्लीकेट वैल्यूज और टाइप की वैल्यूज को फिक्स करेंगे। लेट्स सपोज कुछ ऐसे कॉलम्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है बट उसकी टाइप जो है वो स्ट्रिंग है, और कुछ ऐसे कॉलम्स होते हैं जिसमें कंसिस्टेंसी का इशू होता है बेस्ड ऑन डिफरेंट ऑब्जर्वेशन। कुछ ऐसे आपके यूं समझें कि स्टूडेंट्स होंगे जिसको आपने फॉर्म दिया हो और उन्होंने अपना फॉर्म मल्टीपल टाइम फिल कर लिया हो, तो आपके पास वो डुप्लीकेट एंट्रीज आ जाती है। तो इस तरह के डेटा को भी आपने लाजमी क्लीन करना होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने एक डेटा बनाया अपने लिए और उसमें हमने कुछ कंसिस्टेंसी के इशू डाले, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट लेटर कैपिटल है फॉर ईच वर्ड, यहाँ पर कोई भी लेटर कैपिटल नहीं, सब स्मॉल में है, यहाँ पर तमाम के तमाम करेक्टर कैपिटल हैं। लाइक इस तरह के इश्यूज हमने देखे। कंट्री में भी हमने ऐड किए। पाकिस्तान का यहाँ पर पी भी मतलब सारे अल्फाबेट कैपिटल स्मॉल हैं। यहाँ पर पाकिस्तान का सिर्फ फर्स्ट लेटर जो कि पी है वो कैपिटल है, एंड यहाँ पर पाकिस्तान टोटली कैपिटल है। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास डेट कॉलम है। हमने देखा कि अगर काफी ऐसे डेटा सेट आपके पास होंगे जिसमें डेट के कॉलम्स होंगे, उन कॉलम की टाइप स्ट्रिंग होगी, तो आप उसमें फर्दर डिटेल नहीं निकाल सकते पांडास या एनालिसिस के थ्रू के उस दिन 2026 को 15 डेट को कौन सा दिन था, ये आप नहीं निकाल सकते जब तक कि आप उसकी डेटा टाइप सही से कन्वर्ट ना करें डेट टाइम में। से अमाउंट को आप देखें तो यहाँ पर एक वैल्यू मैंने नॉट अवेलेबल डाली है, जिसकी वजह से पूरी अमाउंट का जो कॉलम है उसकी टाइप स्ट्रिंग हो चुकी होगी। तो ये इस तरह के इश्यूज हैं जो कि मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपने ये करना है कि डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड करनी है। सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि जब आपके पास डेटा मिले मिसिंग वैल्यूज को कवर अप करने के बाद आप सबसे पहले देखेंगे कि आपके डेटा में कोई डुप्लीकेट कॉलम या सॉरी डुप्लीकेट एंट्री या रो है। एंट्री और रो एक ही बात होती है। हमने देख लिया कि ये जो रो नंबर 2 है एंड रो नंबर 4 है वो एग्जैक्टली सेम है। दोनों के नाम भी सेम है, सारा खान। दोनों कस्टमर की कंट्री भी सेम है, ऑर्डर डेट भी दोनों की सेम है, अमाउंट भी सेम है और क्वांटिटी भी सेम है। इसका मतलब ये है कि ये एंट्री डुप्लीकेट हो गई है हमारे पास, और हमने इसको लाजमी रिजॉल्व करना है ताकि हमारा डेटा जो है वो कंसिस्टेंट रहे और कोई भी इशू हमारे पास ना आए। तो सबसे पहले आपके पास एक मेथड होता है पांडास के अंदर जो कि है डॉट डुप्लीकेटेड। द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि ये आपको ये बताएगा, जब आप डॉट डुप्लीकेटेड रन करोगे आपको ये बताएगा हर रो के लिए ट्रू या फॉल्स। यानी अगर कोई रो डुप्लीकेट होगी तो उसके लिए ट्रू आएगा, अगर कोई फॉल्स होगी तो उसके लिए फॉल्स आएगा। यानी कोई डुप्लीकेट नहीं है तो उसके लिए फॉल्स, डुप्लीकेट है तो उसके लिए ट्रू। ठीक है। यूं समझे कि सेम ऐसा नहीं हो कि आपके पास यहाँ पर कस्टमर नेम तो दोनों के सेम है लेकिन कंट्री डिफरेंट होती, तो इसके लिए डुप्लीकेट वैल्यू फॉल्स ही आएगी क्योंकि डुप्लीकेट रो नहीं है। वो सारी वैल्यूज को देखेगा फॉर ईच पर्टिकुलर रो। अगर दोनों वैल्यू सेम हो, दोनों कंसिस्टेंसी रोज की या उससे ज्यादा रोज की, तो आपके पास वो डुप्लीकेट में ट्रू आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये भी याद रखने की चीज है कि फर्स्ट अकरेंस हमेशा फॉल्स होती है। यानी अब मैं अगर दो डुप्लीकेट लगाता हूँ तो वो ये पहली जो हमारे पास ये रो है, सेकंड रो जो है सारा खान वाली, इस पे वो डुप्लीकेट हमें नहीं दिखाएगा। वो कहाँ पर दिखाएगा, जब उसका सेकंड अकरेंस आएगा, यानी दूसरी दफा जब वो रो रिटर्न होगी हमारे पास, जो कि है हमारे पास थर्ड इंडेक्स पे, दैट इज बेसिकली फोर्थ रो। तो यहाँ पर वो डुप्लीकेट वैल्यू दिखाएगा। यहाँ पर वो कहेगा कि डुप्लीकेट नहीं, क्योंकि इस टाइम तो अगर मैं 0 से 1 पे आता हूँ तो ये यूनिक वैल्यू है हमारे पास, देन ये भी यूनिक है, यहाँ पर आकर ये इससे मैच हो गई। तो आपको कोई ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं। जस्ट आप क्या करोगे, मैंने प्रिंट करवाया है मेसी जो हमारे डेटा फ्रेम जो हमने बनाया था वो है डॉट डुप्लीकेटेड। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा तो अब देखें लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या आ रही है, 0 to 4 ये शो कर रहा है आपकी रो नंबर। 0 रो में फॉल्स की वैल्यू, इसका मतलब ये डुप्लीकेट रो नहीं है। 1 में भी उसने कहा है फॉल्स है, यानी कोई भी डुप्लीकेट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट में वो पहली अकरेंस को इग्नोर करता है, पहली अकरेंस को डुप्लीकेट कंसीडर नहीं करता, सेकंड अकरेंस को डुप्लीकेट करेगा। यानी सिर्फ थर्ड रो पे आपका ट्रू आना चाहिए। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये जो थर्ड इंडेक्स है यानी फोर्थ रो, यहाँ पर सिर्फ ट्रू आया है, बाकी सब पे फॉल्स आया है।
तो आप डुप्लीकेट डॉट सम भी निकाल सकते हो। सम आपको क्या बताएगा कि ओवरऑल डेटा में कितनी डुप्लीकेट वैल्यूज है। जिस तरह हम इज नल डॉट सम निकालते थे, इसी तरह डुप्लीकेटेड डॉट सम जैसे मैं रन करूंगा तो मेरे पास क्या रिटर्न आएगा, 1, यानी एक ही डुप्लीकेट रो है आपके डेटा में। ठीक है, तो मैं इसको क्या कह रहा हूँ, अगर मुझे वो रो देखनी है तो मैं वापस से फिल्टरिंग टेक्निक लगाऊंगा कि मेसी डॉट डुप्लीकेटेड करूंगा और उसको फिल्टर कर दूंगा। जैसे मैं फिल्टर करूंगा तो मुझे वो रो भी दिख जाएगी, लेकिन वो रो दिखेगी जो डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट कौन से नंबर पे है, मैंने आपको कहा था फर्स्ट अकरेंस डुप्लीकेट नहीं होता, सेकंड अकरेंस डुप्लीकेट होता है, या सेकंड से ऑनवर्ड्स। तो आपके पास यहाँ पर क्या है, थर्ड वाली रो यानी फोर्थ रो आपके पास आ गई है जो डुप्लीकेटेड है, सारा खान पाकिस्तान एंड सो ऑन सो फॉर। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, अब आपने बिना सोचे ही डुप्लीकेट को रिमूव करना है, क्योंकि अगर सेम एंट्री है उसको आप रख कर करोगे ही क्या, तो आपने उसको रिमूव करना होता है। ये एक लॉ है, आप ये समझ सकते हो कि डुप्लीकेट को आपने रिमूव करना ही करना है। तो मैं किस तरह रिमूव कर रहा हूँ, लकीली हमारे पास पांडास में इसका भी फंक्शन है, जिसका फंक्शन का नाम है ड्रॉप डुप्लीकेट्स। हम चेक करने के लिए क्या यूज कर रहे थे, डुप्लीकेटेड, और रिमूव करने के लिए करेंगे ड्रॉप डुप्लीकेटेड। जिस डेटा फ्रेम में से करना है वो करना है। और यहाँ पर मैंने लिखा नो, उसको मैंने असाइन कर दिया नो डुप्लीकेट्स में। तो मैंने दोनों की लेंथ आपको चेक करवाई। जब मैं दोनों की लेंथ चेक कराऊंगा तो बिफोर आपके पास रोज कितनी थी, 5 थी, जब डुप्लीकेट वैल्यू इंक्लूड थी। जैसे मैंने यहाँ पर ये डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव की और इसकी जब मैंने लेंथ चेक की, तो लेंथ आपको नंबर ऑफ रोज बताता है सिंपली। तो उसने बताया कि 4 रोज रह गई हैं, यानी उसने वो जो थर्ड नंबर वाली रो थी ना उसको डिलीट कर दिया। आप यहाँ पर देखें 0, 1, 2 एंड 4, थर्ड वाली हमारे पास डिलीट हो गई है जो कि थी सारा खान वाली। ठीक है, फर्स्ट को उसने रखा है क्योंकि फर्स्ट अकरेंस हमेशा डुप्लीकेट नहीं होता, सेकंड वाला डुप्लीकेट कंसीडर होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ड्रॉप के अंदर। तो अच्छा, यहाँ पर आप देखें मैंने इसको इस वेरिएबल के अंदर साइन किया, ओरिजिनल डेटा में से इसको मैंने रिमूव किया है या नहीं किया है, मैं भी आपको चेक करवाता हूँ। मैं जैसे ही मैं करता हूँ तो देखें ओरिजिनल डेटा में से वो रिमूव नहीं हुआ, क्योंकि मैंने वो रिमूव करके उसको एक वेरिएबल में असाइन कर दिया आपको शो करवाने के लिए। ठीक है, तो आपके पास ना चेंजेस करवाने के लिए एक और मेथड भी होता है जिसको हम कहते हैं इन प्लेस। जब आप इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू करोगे ना तो आपका डेटा जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी आपका जो मेसी डेटा है ना उसमें भी चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। उस पैरामीटर का नाम होता है इन प्लेस। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू करोगे, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है। जैसे मैं इसको रन करूंगा तो ऑब्जेक्ट नन टाइप हैज लेंथ। ठीक है, मैं क्या कहा कि इसकी लेंथ नहीं, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, तो अब आपके पास ये आया है। अगर मैं मेसी को प्रिंट कराऊं तो अब देखें मेसी आपके पास जो डेटा फ्रेम था उसमें से भी वो रो डिलीट हो गई है। इसमें से उसने लेंथ फंक्शन को कह दिया कि लेंथ फंक्शन आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने वो डेटा फ्रेम चेंजेस करवा ली है, इसके अंदर रिफ्लेक्ट करवा ली है। नो डुप्स के अंदर आपने लेंथ का फंक्शन आप यूज नहीं करेंगे। बट ये जैसे एक मेथड मैंने आपको बताना था कि आप चाहते हैं कि मेसी के अंदर भी ये चीज आप प्रिंट करें, आप नो डुप से आई थिंक सो साइज निकाल सकते हैं अपना। लेट्स सपोज मैं अगर यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट में लिखता हूँ नो डुप्लीकेट्स डॉट शेप, तो शेप आपको नहीं बताएगा। पहले तो आप इसकी टाइप देखें कि टाइप क्या आई है आपके पास, TYP। क्योंकि मुझे लग रहा है अब हमने जब इसको ऐसे किया है ना तो आपके पास ये रिजल्ट में क्या स्टोर कर रहा होगा, वैल्यूज स्टोर कर रहा होगा कि आपने कोई डेटा फ्रेम में चेंजेस किए। टाइप नन टाइप, यानी ये जस्ट उसने एक वैल्यू स्टोर की है। जब आप इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू करते हो तो बस वो ये बताता है कि ये चेंजेस हो गई हैं। ठीक है, उसने, और ये हमने पहले से इसमें असाइन किया हुआ था तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर ये इश्यू आया है। तो जस्ट मैं इसको वापस वैसे ही कर देता हूँ जैसे पहले था। ठीक है, जैसे आपने इन प्लेस को हटाना है, यहाँ से इन प्लेस आप हटा दोगे तो आपके डेटा में चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, अभी तो वो चेंजेस दिखा रहा होगा क्योंकि हमने चेंजेस कर दी। मैं वापस से ऊपर से इसको लोड कर लेता हूँ ताकि हमारे लिए इशू ना हो वापस से। ठीक है, हमने डुप्लीकेट फाइंड किया, हमने डुप्लीकेट का टोटल सम देखा, हमने वो डुप्लीकेट रो भी देखी, और हमने उस रो को डिलीट भी करके देखा। और ओरिजिनल डेटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि मैंने इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू नहीं बताया। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू का मतलब क्या है कि वो ओरिजिनल डेटा में जाकर भी चेंजेस कर दो, बट हमने अभी चेंजेस नहीं की। अच्छा, ड्रॉप
या डुप्लीकेट के अंदर आपके पास एक और पैरामीटर होता है, जैसे कि आपने कल फिल नाम में देखा था, ठीक है, उसमें या ड्रॉप नाम में देखा था, उसमें क्या था कि सबसेट एक पैरामीटर था। यानी डुप्लीकेट आपने चेक करने हैं ऑन स्पेसिफिक कॉलम। आप इस डेफिनेशन को पढ़े, समटाइम्स आर रो इज नॉट अ एग्जैक्ट कॉपी। काफी दफा वो कह रहे हैं कि ऐसा होता है कि आपकी रो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती, यानी सेम सारी एंट्री सेम नहीं होती, बट इट इज अ स्टिल डुप्लीकेट फॉर योर पर्पस। लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो कस्टमर्स है ना, उन सब सारे यूनिक कस्टमर होने चाहिए, कोई भी ऐसा कस्टमर ना हो जो दो दफा है, यानी जिसका नाम सेम हो। फॉर इंस्टेंस, let's suppose if a customer should only appear once, check the duplicate on the name column alone। ठीक है, तो अब मैं देखें किस तरह डुप्लीकेट चेक कर रहा हूँ। मेसी डॉट डुप्लीकेटेड, यहाँ पर सबसेट में मैंने बताया है इस कॉलम का नाम जो कि है कस्टमर नेम, ठीक है, और उसको मैंने सम कर दिया है। अगर कोई कस्टमर नेम के अंदर डुप्लीकेट नेम होंगे तो वो हमें बताएगा। राइट नाउ हमारे पास कोई डुप्लीकेट नेम है, सारा खान है, ठीक है। लेट्स सी, तो अभी हमें उसने क्या बताया कि आपका जो डुप्लीकेट नेम है वो कौन सा है, एक ही है आपके पास। हमने अभी किस पे चेक किया, नाम पे चेक किया है, जो कस्टमर नेम है ना, इस पे हमने लगाया, पूरे डेटा पर नहीं लगाया है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास एक और पैरामीटर होता है कीप, ठीक है। कीप का मतलब क्या है, विच कॉपी टू कीप। आपके पास जब आप ड्रॉप करने जाते हो ना डुप्लीकेट्स को, तो वो आपसे कुछ चीजें पूछता है। मैंने आपको शुरू से कहा कि जब आप कहते हो कि आपका डेटा जो है डुप्लीकेट है, तो वो फर्स्ट अकरेंस को इग्नोर करता है और सेकंड अकरेंस पे काम स्टार्ट करता है, यानी सेकंड अकरेंस को वो डुप्लीकेट कहता है। बट ये बाय डिफॉल्ट नेचर है, आप चाहो तो इसकी नेचर चेंज कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि कीप के अंदर तीन वैल्यूज आप दे सकते हो, फर्स्ट, लास्ट, फॉल्स। बाय डिफॉल्ट क्या होती है, फर्स्ट, यानी कीप द फर्स्ट, ड्रॉप द रेस्ट, ठीक है। यानी जब हम ड्रॉप डुप्लीकेट करते हैं तो उसको बाय डिफॉल्ट ये कीप के अंदर फर्स्ट मिला होता है, जिससे उसको ये पता होता है कि जो पहली वैल्यू है ना उसको रखना है, जो दूसरी वैल्यू है ना, जैसे डुप्लीकेट में दूसरी आती है, हमारे पास सेकंड वैल्यू आती है, तो उसको ड्रॉप कर देना है सिंपली। बट अगर आप कीप इज इक्वल टू लास्ट देते हो तो लास्ट वैल्यू रहेगी, और जो पहली वाली वैल्यू है ना उससे ऊपर वाली वैल्यू वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप कीप इज इक्वल टू फॉल्स करते हो तो वो दोनों रोज को कॉपी, यानी जो डुप्लीकेट रोज आ रही है ना उन दोनों को डिलीट कर देगा। करेगा कि फर्स्ट वाली कॉपी रख ली और सेकंड जो थर्ड नंबर वाली रो थी उसको डिलीट कर देगा। अगर मैं कीप इज इक्वल टू फॉल्स करूंगा तो वो किसी को भी नहीं रखेगा, यानी जो दोनों डुप्लीकेट रोज हैं उन दोनों को डिलीट कर देगा। अच्छा, कीप इज इक्वल टू लास्ट आपके पास कब यूजफुल हो सकती है, आप खुद सोचें। कीप इज इक्वल टू लास्ट आपके पास तब यूजफुल हो सकती है जब आप देखना चाह रहे हो कि कौन कौन सी रोज आपके पास डुप्लीकेटेड है। अगर मैं सिर्फ डुप्लीकेटेड देखता हूं तो मुझे सिर्फ एक रो नजर आती है। ऊपर देखें क्या किया था, जब मैंने इसको फिल्टरिंग नजर आई थी, जो कि लास्ट वाली मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट अकरेंस को वो इग्नोर करके उसके बाद वाले अकरेंस को वो शो करता है। बट व्हाट अबाउट मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सी दो रोज या कौन सी रोज सेम है या बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, तो मुझे इसके अंदर पैरामीटर देना होगा कीप और उसको करना होगा लास्ट। ओ सॉरी, कीप इज इक्वल टू कहां गया ये रहा। तो मुझे क्या करना होगा, कीप इज इक्वल टू फॉल्स करना होगा। कीप इज इक्वल टू फॉल्स करना तो क्या होगा, मेरे पास सारी डुप्लीकेट है। वो इस सिंपल आप इस तरह ले, कीप इज इक्वल टू लॉस्ट की, लास्ट की, कि मैंने स्टूडेंट्स को कहा कि अपना डेटा फिल करो, स्टूडेंट्स ने अपना डेटा फिल किया। कुछ टाइम बाद कुछ स्टूडेंट्स का डेटा, लेट्स सपोज फोन नंबर के चेंज हो गए, तो अब मैं उनको कहूंगा कि अपना डेटा वापस से फिल करो, फॉर्म से उनसे डेटा लूंगा और अपनी लॉजिक लगाऊंगा ड्रॉप करने की, कीप इज इक्वल टू लास्ट, यानी जो आखिरी दफा फॉर्म फिल किया है ना उस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने, वो डेटा मुझे रखना है, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल रीसेंट अपडेट है, यानी उसने अपना लेटेस्ट नंबर उसमें डाला होगा। उससे पहले वाली जो रिकॉर्ड होंगे उसके अंदर उसने अपनी रोज या अपना मोबाइल नंबर पुराने वाला डाला होगा। तो डेफिनेटली मेरे इस यूज केस के लिए कीप इज इक्वल टू मुझे लास्ट करना है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस कीप इज इक्वल टू फास्ट आपके पास चल जाता है, क्योंकि
क्योंकि आप पहली जो रो होती है इंपॉर्टेंट आप उसको रख लेते हो, उसके नीचे जो डुप्लीकेट आ रही है उसको रिमूव कर देते हो। बट इट वेरी पर्सन टू पर्सन या यूजेज टू यूजेज, कि आपकी क्या यूजेज है, आप क्या निकाल रहे हो। और कीप इज इक्वल टू फॉल्स का मतलब क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि कब यूजफुल होगी। जब आप इंस्पेक्ट करना चाह रहे हो, आप सिर्फ देखना चाह रहे हो कि मुझे बस वो रोज दिखाओ जो डुप्लीकेट है, तो कीप इज इक्वल टू फॉल्स कर क्या करोगे ना, सारी रोज आपके सामने आ जाएंगी। मैंने यहाँ पर 3 स्टेटमेंट लिखी है। पहले कीप इज इक्वल फॉल्स जो कि बाय फर्स्ट सॉरी कीप इज इक्वल फर्स्ट जो कि बाय डिफॉल्ट होती है। मैं ड्रॉप कर रहा हूँ मेसी में से ड्रॉप डुप्लीकेट, और इसका पैरामीटर मैंने दिया कीप इज इक्वल टू फर्स्ट। और फिर मैं उसकी लेंथ चेक कर रहा हूँ कि कितनी रोज मेरे पास बचती हैं। हमें पता है 4 रोज बचेंगी आउट ऑफ 5। फिर मैंने कीप इज इक्वल टू लास्ट जब किया तो यहाँ पर भी हमारे पास 4 ही बचेंगी। मैं यहाँ पर डेटा भी प्रिंट करवा लेता हूँ ताकि आपको पता चले। जब कीप इज इक्वल टू फर्स्ट में करता हूँ तो इसके अंदर से हमारे पास कौन सी रिमूव होगी, ये लास्ट वाली रिमूव हो जाएगी, ये डुप्लीकेट ये रहेगी। क्यों रहेगी कि मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दी है कि कीप इज इक्वल टू फर्स्ट, यानी पहली जो अकरेंस है उसको रखो, बाकियों को डिलीट कर दो जो डुप्लीकेट में आ रही है। वेयर एज अगर मैं कहता हूँ कीप इज इक्वल टू लास्ट तो इसके अंदर भी हमारे पास 4 रोज ही आएंगी, एक रो डिलीट होगी सिर्फ। लेकिन कौन सी वाली डिलीट होगी, मैंने इसको क्या कहा कीप इज इक्वल टू लास्ट, तो वो लास्ट वाली रो को रखेगा अपने पास यानी डिलीट नहीं करेगा। फर्स्ट वाली इस रो को जो है ना, यानी जो सेकंड रो है उसको डिलीट कर देगा। वेयर एज अगर मैं कहता हूँ कीप इज इक्वल टू फॉल्स और उसको मैं ड्रॉप करता हूँ ना, तो मेरे पास 3 रोज बच जाएंगी, क्योंकि वो फर्स्ट को भी डिलीट कर देगा, इस एंट्री को भी डिलीट कर देगा और इस एंट्री को भी डिलीट कर देगा। अभी जस्ट मैं आपको शो करवाता हूँ रिजल्ट, तो आप देखिएगा। देखिए कीप इज इक्वल टू फर्स्ट में 4 रोज रही, इसमें भी 4 रोज रही, लेकिन इसके अंदर आपके पास 3 रोज बची, क्योंकि कीप इज इक्वल टू फॉल्स के अंदर आपके पास क्या होगा, याद रखिए फॉल्स इन्वर्टेड कोमा में नहीं लिखना है, ये बुलियन वैल्यू है तो आप इन्वर्टेड कोमा के बगैर लिखेंगे। बाकी फर्स्ट एंड लास्ट आप इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे या सिंगल कोटेशन के अंदर लिखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर इसको इंस्पेक्ट भी कराऊं, लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं मेसी डेटा पे फिल्टरिंग लगाता हूँ, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि मेसी डॉट डुप्लीकेट, अब मैं ड्रॉप नहीं कर रहा डुप्लीकेट कर रहा हूँ, तो इसके अंदर भी ये पैरामीटर होगा कीप, हाँ जी बिल्कुल, ड्रॉप के अंदर भी है और डुप्लीकेट के अंदर भी है। तो अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि अगर मेरी डुप्लीकेट की कीप की वैल्यू मैं अपनी रखता हूँ फर्स्ट, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आता है, ठीक है फर्स्ट। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मेरे पास उसने क्या किया, पहली रो, ये बाय डिफॉल्ट नेचर होती है इसकी कि पहली रो को वो रखेगा और बाकी आपको जो डुप्लीकेट होगी वो दिखाएगा। इसने क्या दिखाया मुझे, थर्ड नंबर वाली रो यानी फोर्थ रो मुझे उसने दिखा दी कि ये आपके पास डुप्लीकेट है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, अभी मैं कीप की वैल्यू को वापस चेंज करता हूँ टू लास्ट। अब देखिएगा वो आपको यहाँ पर ये रो नहीं दिखाएगा, फर्स्ट रो दिखाएगा, यानी क्यों, क्योंकि उसने थर्ड रो को तो डुप्लीकेट कंसीडर नहीं करना, उसने फर्स्ट वाली रो को कंसीडर करना है, क्योंकि मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दी है कीप इज इक्वल टू लास्ट। तो अब देखें उसने क्या दिखाया आपको, यहाँ पर देखें थर्ड था, यहाँ पर फर्स्ट आ गया, यानी उसने लास्ट वाली को रख लिया, उसको डुप्लीकेट कंसीडर नहीं किया, फर्स्ट वाली को उसने डुप्लीकेट दिखा दिया। वेयर अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉल्स, अब मैं अब दोनों रोज आपके पास आएगी, पहले फर्स्ट आएगी फिर थर्ड आएगी, यानी वो इन दोनों को आप कंसीडर कर रहा है। ये देखिए वो कह रहा है ये दोनों रोज डुप्लीकेट है, तो ये मैंने किसके लिए यूज किया, यूज फॉर इंस्पेक्शन। ये इंस्पेक्शन के लिए आप यूज करते हो कि आपको अगर देखना है कि आउट ऑफ 100 रोज आपके पास डुप्लीकेट रोज हैं वो कौन, अगर आप जब डिलीट करने जा रहे हो तो यहाँ तो आपके पास मोस्ट केसेस में फर्स्ट होता है, वो बाय डिफॉल्ट होता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं होती। हमने ड्रॉप डायरेक्ट डुप्लीकेट ड्रॉप डुप्लीकेट करके देखा तो उसने आखिरी वाली रो को मतलब फर्स्ट वाली रो को रखा, यानी जो फर्स्ट अकरेंस था उसको रखा, बाकी सबको रिमूव कर दिया। सेम फॉर लास्ट, जब मैंने आपको एग्जांपल दी, जब आपके पास जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो इंपॉर्टेंट हो तो आप कीप इज इक्वल टू लास्ट करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल बना रहा हूँ क्लीन का, जिसके अंदर मैं
मेसी के अंदर से ड्रॉप डुप्लीकेट्स कर रहा हूँ। आपको पता है थर्ड वाली रो ड्रॉप हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर कीप इज इक्वल टू बाय डिफॉल्ट फर्स्ट है। और फिर मैं उसकी कॉपी बना रहा हूँ ताकि अब मैं मेसी डेटा के अंदर कोई रिफ्लेक्ट ना हो, क्लीन पे मैं काम करूँ। और मैं आपको लेंथ दिखा रहा हूँ। तो आपके पास 4 रोज ही बचेगी। आप यहाँ पर क्लीन डेटा भी देख सकते हो। तो आपके पास वो थर्ड वाली जो रो थी, वो एंट्री जो डुप्लीकेट थी सारा खान, वो डिलीट होगी। यानी पहला हमारा मसला जो था कि डुप्लीकेट को आपने किस तरह आइडेंटिफाई करना है और रिमूव करना है, वो हमने कर लिया। अब हम आ जाते हैं कुछ दूसरे इश्यूज हमने देखे थे, जो कि था डेटा टाइप का इशू। डेटा टाइप का इशू किस तरह से, अगर मैं बात करूं, डेटा टाइप चेक करूं, तो आपको पता है डॉट इन्फो से भी आपको पता चल सकता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ क्लीन डॉट इन्फो। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, हर कॉलम के अंदर कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं और उनकी डेटा टाइप कौन सी है। तो अभी देखें आपके पास अमाउंट की डेटा टाइप क्या आ रही है, STR, दैट इज बेसिकली स्ट्रिंग। ठीक है, लेकिन हमें पता है अमाउंट तो न्यूमेरिकल होना चाहिए। वो इस एक वैल्यू की वजह से उसने पूरे डेटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि नंबर कैन बी अ स्ट्रिंग, यानी उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बट स्ट्रिंग को हम नंबर में नहीं कर सकते। तो इसलिए उसने इसकी टाइप को STR कर दिया है। वेयर एज क्वांटिटी हमारे पास क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं पर ये डेटा टाइप जो डी टाइप से भी आप चेक कर सकते हो, सेम वही चीज आएगी जो इन्फो से ऊपर आई। ठीक है ना, यहाँ पर क्या अमाउंट स्टेट्स दिस रियल प्रॉब्लम, यू कांट डू मैथ्स ऑन दिस। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं ना जितनी भी मेरी सेल्स हुई है ना, उन अमाउंट को मैं ऐड करके शो करवाऊँ। तो जैसे ही मैं डॉट सम मेथड को लगाऊंगा ना, क्लास मैंने क्लीन में से अमाउंट कॉलम को लेकर उस पर सब मेथड चलाता हूँ, तो आपके पास रिजल्ट तो आ जाएगा, इशू नहीं आएगा, लेकिन ऐसा रिजल्ट आएगा जो आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा। ये देखें, उसने आपको क्या रिजल्ट दिया, ये आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है। इसने बेसिकली क्या किया, क्योंकि आपको पता है कि अमाउंट की टाइप क्या थी, STR थी। जब हम स्ट्रिंग को सम या एडिशन करते हैं तो वो क्या होता है, कैनकेटिनेट या मर्ज हो जाता है। तो यहाँ पर यही हुआ, पहली एंट्री आपके पास क्या थी, 1500 थी, उसने 1500 एज इट इज लिखा, फिर 2300 एज इट इज लिख दिया इसके आगे, फिर नॉट अवेलेबल एज इट इज, फिर 900। तो आप यहाँ पर देखें, ये एक्जैक्टली वही लिखा हुआ, 1500, 2300, नॉट अवेलेबल एंड 900। दिस इज नॉट अ वर्थ इट अप्रोच कि हम इसको इस तरह से डायरेक्टली कोई ऑब्जर्वेशन पे ड्रॉ करें। तो आप मेथड आता है, मैंने आपको बताया था कि आप डेटा टाइप चेंज कर सकते हो किसी भी कॉलम की। जिस तरह आप एक्सेल में ऊपर जाकर कॉलम की डेटा टाइप चेंज करते हो ना, इसी तरह पांडास में भी कर सकते हो। उस मेथड का नाम है ए स्टाइल, डॉट AS टाइप, ए स्टाइल। तो ये क्या करता है, कॉलम को टाइप कास्ट कर देता है। जिस तरह हम स्ट्रिंग को टाइप कास्ट किस तरह करते थे, STR, स्ट्रिंग को मैंने इंटीजर में करना है तो मैं INT और उसके अंदर स्ट्रिंग पास कर देता, सेम यहाँ पर ए टाइप काम करता है। ये काम किस तरह करेगा, आपने जिसका टाइप चेंज करना है ना, अभी फिलहाल मैं टेस्टिंग के लिए आप क्वांटिटी को चेंज करके दिखा रहा हूँ। क्वांटिटी हमारे पास कॉलम की था, इसकी टाइप क्या थी हमारे पास, इंटीजर। मैं इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैं किस तरह करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा क्लीन के अंदर से क्वांटिटी का कॉलम उठाएं और उसकी पहले डी टाइप मुझे दिखाएं। आपको पता है उसकी डी टाइप क्या है, इंटीजर है, इंटीजर 64। फिर मैं एक एग्जांपल वेरिएबल के अंदर उसकी एस टाइप कर रहा हूँ, फ्लोट। ठीक है, क्वांटिटी की डॉट एस टाइप इज इक्वल टू फ्लोट कर रहा हूँ। और जब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, तो बिफोर हमारे पास इंटीजर 64 था होगा, और एग्जाम्पल डॉट डी टाइप मैंने जब चेक किया तो आपके पास यहाँ पर फ्लोट 64 आ गया। साथ में मैंने उस एग्जाम्पल को प्रिंट करवा दिया, दो टू लिस्ट क्या करेगा, उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, जो हमारे पास अमाउंट थी, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं क्लीन डेटा, तो यहाँ पर वहां पर क्या था, 2, 3, 1 एंड 5। तो यहाँ पर उसने क्या किया, उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, 2.0, 5.0, 1.0 एंड 5.0, सो ऑन सो फार। ठीक है, तो ये आपको समझ में, आप टाइप कास्ट कर सकते हो। अब हमें करनी है इसकी टाइप कास्ट, हमें करना है इस अमाउंट को टाइप कास्ट करना है। बट आपको यहाँ पर एक इशू नजर आ रहा होगा, जो कि आप लोगों ने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया होगा, कि अगर मैं अमाउंट पे टाइप कास्ट करता हूँ ना, वो इशू दे देगा। क्या इशू देगा, इन दोनों को तो वो कन्वर्ट कर देगा, लेकिन जब यहाँ पर आएगा तो इसको कैसे वो इंटीजर में कन्वर्ट करेगा या नंबर में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि उसको पता है
कि नॉट अवेलेबल, यानी एक स्ट्रिंग को आप नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हमने ये टाइप कास्ट में करके देखा था जब हम टाइप कास्टिंग का स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। तो यानी यहाँ पर वो हमें एरर थ्रो करेगा। मैं एरर थ्रो को एक्सेप्शन हैंडलिंग में लिख रहा हूँ। ये आपके लिए एक नया टॉपिक हो सकता है कि एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या होती है। लेट्स सपोज अगर मैं इसको इस तरह लिखता हूँ ना, डायरेक्टली मैं यहाँ लिखता हूँ क्लीन। क्लीन में से मुझे किस कॉलम की टाइप चेंज करनी है? मुझे टाइप चेंज करनी है अमाउंट कॉलम की, तो मैं यहाँ अमाउंट लिखूंगा। टाइप चेंज करने के लिए क्या मेथड यूज होता है? एएस टाइप। और किस में मैंने करनी है? मैं कह रहा हूँ इंटीजर में करनी है। जैसे मैं इसको रन करूंगा ना, इसको मैं ना किसी में स्टोर भी करवा लेता हूँ, ऐसा ना हो कि रियल डेटा में लेट्स सपोज चेक। ठीक है, मैं इसके अंदर इसको स्टोर करवा रहा हूँ। जैसे मैं रन करूंगा मेरे पास एक एरर आ जाएगा। अब ये सेल एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, मेरे पास एक एरर आ गया, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद द बेस ऑफ नॉट अवेलेबल। आपने यहाँ देख लिया कि यहाँ पर तो एक वैल्यू थी जिसको आप इंटीजर में डायरेक्टली टाइपकास्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया? इशू आ गया और एक एरर आ गई। इस एरर से बचने के लिए आप यूज करते हैं एरर हैंडलिंग। यूं समझें कि एक्सेप्शनल हैंडलिंग, कि ऐसी कोई चीज आ जाए, एक्सेप्शन केस आ सकते हैं, तो आप उसको एक्सेप्शनल हैंडलिंग में हैंडल कर सकते हैं। पाइथन का बहुत यूजफुल फीचर है। जब आप आगे जाके बैकएंड वगैरह पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसकी बहुत यूसेज है। इसमें आपको करना कुछ नहीं होता, सिर्फ इसमें ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक लिखना होता है। ये देखिए, मैंने जैसे इफ एल्स हम लिखते थे, मैंने यहाँ पर लिखा ट्राई। मैंने अपने पाइथन को कहा कि कोशिश करो ट्राई इसको कन्वर्ट करने की। अगर ये हो जाता है तो वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं है। फिर वो नीचे वाला पर नहीं जंप करेगा। आपको पता है कि पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसके नीचे वाली कंडीशन पर वो नहीं जाता। तो मैंने कहा कि अगर आप ट्राई करो ये कन्वर्ट हो जाती है इंटीजर में अमाउंट, तो ठीक है। अगर नहीं होती तो आपने कहाँ पर आना है? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट ये कीवर्ड है जहां पर मैं उसको बता रहा हूँ कि अगर कोई वैल्यू एरर आता है, अभी हमारे पास ये वैल्यू एरर है, आप देखें इनवैलिड लिटरल, क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू है जो कि कन्वर्ट नहीं हो रही। तो मैंने यहाँ लिखा एक्सेप्ट वैल्यू एरर एज, एक वेरिएबल बना दिया ई, और उस वैल्यू एरर को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ नीचे। ये बाय डिफॉल्ट पाइथन की नेचर होती है। ठीक है, जब भी आपके पास कोई एक्सेप्शन आती है, एक्सेप्ट करके आप वैल्यू एरर को प्रिंट करवाते हो, तो आपके पास जो भी एरर होती है वो आपको बता देगा कि क्या मसला है। यानी रादर देन शोइंग दीज लाइन ऑफ कोड्स जो कि आपके प्रोग्राम को इंटरप्ट कर देता है, आपके पास सिंपली एक ये मैसेज इस तरह से आ जाएगा। जिस तरह हम भी इफ एल्स कंडीशन में लिखते थे कि इफ ए इज ग्रेटर देन 2 तो प्रिंट करो हेलो, एल्स आप प्रिंट करो गुड बाय। ठीक है, तो अगर कोई ए की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन नहीं है तो वो एल्स वाली कंडीशन को प्रिंट कर देगा और आपके पास यहाँ पर एग्जीक्यूशन का टिक आता है, यानी कोई इशू नहीं होता उस प्रोग्राम में। यहाँ पर जब हम इसको डायरेक्टली रन करेंगे इस तरह से, तो हमारे पास एक इशू आएगा जो कि हमारे प्रोग्राम को इंटरप्ट करेगा। अब ये देखें, यहाँ पर ये लिखा हुआ वैल्यू एरर। अब आपने यहाँ देख लिया कि ये वैल्यू एरर है। आप एक्सेप्शन के अंदर एज इट इज ये लिखोगे वैल्यू एरर एज, उसके आगे एलियास लिख लो। नहीं लिखना तो डायरेक्टली वैल्यू एरर को ही नीचे प्रिंट करवा दो, ई की जगह आप वैल्यू एरर लिख सकते हो। बस मैंने एलियास लिया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखिएगा कोई एरर नहीं आएगा, बस आपके पास एक मैसेज आ जाएगा। ये देख, उसने देखें इसको एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर टिक का निशान आया है। ठीक है, यहाँ पर टिक का निशान नहीं आया है, उसने कहा फेल हो गया, ये एग्जीक्यूट में नहीं कर पाया। तो पूरे प्रोग्राम को रोक नहीं चला तो आप बस एक, ऐसा ना हो कि नीचे कोड को रन ही ना कर पाए इस इशू की वजह से। तो उसने यहाँ पर यही किया, वैल्यू एरर को सिंपली एक मैसेज की तरह शो करवा दिया। इससे पहले हमारे ये सारे ब्लॉक आ रहे थे। केसेस को पढ़िएगा। पाइथन में मैंने आपको बताया था बहुत सारी चीजें, बट जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे जो हमारे काम की चीजें होंगी उसका मैं आपको ओवरव्यू देता रहूंगा। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि आप नॉट अवेलेबल को कन्वर्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली नंबर में। तो पांडास ने इसके बारे में भी कुछ ना कुछ सोचा होगा डेफिनेटली। आपके पास पांडास में एक मेथड आता है जिसका नाम है pd.to न्यूमेरिक, और उसके अंदर एक पैरामीटर होता है एरर्स इज इक्वल टू कोहेरेंस। ठीक है, कोहेरेंस।
ये क्या करता है, ये करता है कि जब आप कोई टाइप कन्वर्ट करने जा रहे हो, यानी न्यूमेरिकल डेटा कन्वर्ट करने जा रहे हो, अगर तो कोई सही डेटा है, जैसे मैं यहाँ पर वापस डेटा अपडेट करवा लेता हूँ, सॉरी क्लीन पे काम कर रहा है तो हम क्लीन पे करेंगे। जैसे ही वो यहाँ पर pd.to न्यूमेरिक कन्वर्ट जाएगा इस स्ट्रिंग वाले कॉलम को न्यूमेरिक, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होगा कि वो जो अमाउंट नंबर 1500 है उसको तो वो कन्वर्ट कर देगा, सही, उसको भी कर देगा। जब यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू मिलेगी जहां पर वो वैल्यू कन्वर्ट नहीं हो सकती इंटीजर में, तो उसकी जगह वो क्या पुट कर देगा, नल वैल्यू पुट कर देगा, एन एन, रादर देन गिविंग द एरर जो कि यहाँ पर एज टाइप हमें दे रहा था। पीडी डॉट न्यूमेरिक क्या करेगा, इसको एज अ नल वैल्यू ट्रीट करके एन एन इसकी जगह पुट कर देगा और 900 कर देगा उस इंटीजर में। तो यानी एक बहुत यूजफुल फीचर पांडास का, जो आपको एरर से भी बचाएगा और आपका काम इजीली हो जाएगा। जब आपके पास यहाँ पर एक मिसिंग वैल्यू आ जाएगी, तो आप लोग पहले ही जानते हो कि वीक 6 के डे 1 यानी यस्टरडे क्लास में हमने क्या किया था, हमने मिसिंग वैल्यूज को फिल किया था। तो आप मीन मीडियन से इसको फिल कर सकते हो, आपका ये अमाउंट वाला मसला भी सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत आसान है इसको यूज करना। मैंने क्या किया, जिस कॉलम में वैल्यू को स्टोर करवाना है उसका नाम यहाँ पर लिखा, ठीक है, क्लीन अमाउंट, ठीक है। फिर मैंने मेथड यूज किया पीडी डॉट टू न्यूमेरिक, जो कि मैंने ऊपर बताया, और इसके अंदर पहले आपको बताना होता है कॉलम, कि किस कॉलम को आपने न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना है। मैंने कहा अमाउंट वाले को करना है, स्पेसिफिकली मैंने उसको बता दिया। कोहेरेंस क्या करता है, बेसिकली एरर इज इक्वल टू कोहेरेंस का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऐसी वैल्यू मिलती है जो आपके पास कन्वर्ट नहीं हो सकती, जैसे कि ये इस केस में नॉट अवेलेबल है, तो आप उसकी जगह नल वैल्यू प्रिंट कर दो, बाकी नल को मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। आपको याद है हमने कल नल वैल्यू को हैंडल किया था। तो वो क्या करेगा, सिंपली यही करेगा। जब मैं इसको डी टाइप आपको प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है, पहले मैंने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया, हमने उस टाइप भी चेक, और फिर मिसिंग वैल्यू जो क्रिएट हुई है वो हमने इस नल डॉट सम से प्रिंट करवा ली। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको प्रिंट करवाया क्लीन करने के बाद, यानी नंबर में कन्वर्ट करने के बाद। तो 1500 को उसने कन्वर्ट कर दिया, 2300 को भी उसने कन्वर्ट कर दिया। नॉट अवेलेबल जो हमारे पास था उसको उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, एन एन में, दैट इज बेसिकली अ नल वैल्यू। अब यहाँ पर कोई टाइप का मसला नहीं है, आपकी जो डेटा टाइप है आपकी फ्लोट हो चुकी है 64। आप चाहे इसको इंटीजर में कर ले, तो एक मिसिंग वैल्यू आएगी, वो कौन सी है, है। अब मिसिंग वैल्यू का आपको पता है किस तरह आपने सॉल्व कर, ठीक है, किस तरह हम कर रहे थे कल, क्लीन अमाउंट, यानी क्लीन के अंदर से अमाउंट कॉलम को उठाओ, फिल, इससे फिल कर क्लीन अमाउंट डॉट मीडियन से मैं ठीक है। जैसे मैं इसको फिल कर सकता हूँ, अब जो आपके पास मिसिंग वैल्यू थी वैल्यू पे, और क्या हुआ हमारे पास टोटल सेल्स का, अब हम सब निकाल सकते हैं। पहले हम निकाल रहे थे, तो अब तीसरा मसला हमारे पास क्या था, तीसरे मसले के लिए भी मैं आपको पहले कॉलम दिखा देता हूँ, क्लीन। और अब अगर मैं यहाँ पर क्लीन डॉट हूँ, तो आपको पता है कि यहाँ पर एक कॉलम है आपके पास ऑर्डर डेट, डेट की आपके पास टाइप क्या है, एस टी आर। मैंने आपको क्या कहा कि जब तक डेट की जो डेट कॉलम है, कोई भी कॉलम आपके डेटा में उसकी टाइप आप डेटा नहीं करोगे, आप कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं निकालोगे, जस्ट ये कौन सा है तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा। स्ट्रिंग से अनटिल आप खुद कैलकुलेट करो, देखो कि कौन सा दिन
कैलेंडर पे जाके देखोगे 2026 मंथ के 15 डेट को कौन सा डे बनता है, तो आपको खुद जाके कंपेयर करना पड़ेगा। बट अगर आप इसका, तो आप ये सारी चीजें एक लाइन के अंदर निकाल सकते हो। अब हम वही करने जा रहे हैं। बिफोर डी टाइप मैंने आपको ऊपर बता दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पीटी डॉट टू डेट टाइम कर रहा हूँ। पहले न्यूमेरिकल में हम क्या कर रहे थे, पीडी डॉट टू न्यूमेरिक। अब मैं डेट टाइम के लिए क्या कर रहा हूँ, पीडी डॉट टू डेट टाइम, और किस कॉलम की मैंने डेट टाइम डेटा टाइप करनी है, मैंने कहा ऑर्डर डेट की डेट टाइप करनी है। यहाँ पर डी टाइप, जब हमने क्लीन किया इसको, यानी इसके टाइम चेंज की, टू डेट टाइम किया, तो आपके पास डेट टाइम 64 आ गया है। ठीक है, ये आपको डेट टाइम में कन्वर्ट कर दिया। अब आप अगर आप इसकी, और आपको ये देखें डेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे कि जैसी डेट्स थी वैसी ही आपके पास यहाँ पर प्रिंट हो रही है। तो आप, अगर मैं क्लीन डेटा को देखता हूँ, तो आपके डेट तो एज इट इज शो होंगी, और अगर आप इसका इन्फो देखोगे तो वो डेट टाइप चेंज हो चुकी होगी। सॉरी, स्ट्रिंग से चेंज होके ये देखें डेट टाइम 64 में कन्वर्ट हो गई है, विच इज वेरी गुड। अब देखिएगा आप डेट टाइम से क्या क्या चीजें निकाल सकते हो। आपके पास एक मेथड होता है डॉट dt। इस डॉट dt मेथड को यूज करते हुए आप हर चीज निकाल सकते हो डेट से, जो आपको चाहिए। ये फीचर ही अनलॉक होगा जब आप इसकी टाइप को डेट टाइम करोगे, जो आपके पास डेट्स का कॉलम है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ना एक न्यू कॉलम बना रहा हूँ। आपको पता है कि अगर मैं कोई न्यू की दूं डेटा फ्रेम के अंदर जो कि करती, तो वो एक न्यू कॉलम कंसीडर हो जाता है। तो ईयर, हमारे पास कोई भी कॉलम नहीं था, मैंने ईयर लिखा, और उसके अंदर मैंने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया, क्लीन ऑर्डर डेट, यानी क्लीन के अंदर से ऑर्डर डेट का कॉलम उठाओ, उसके अंदर डॉट dt, मैंने आपको बताया डॉट dt इज इक्वल टू डेट टाइम, फिर डॉट ईयर। अब क्या होगा कि हर एक डेट में से जो ईयर है ना, वो निकल के किस कॉलम में चला जाएगा, ईयर वाले कॉलम में। सेम मंथ आपको चाहिए कि कौन सा मंथ था, तो आप dt डॉट मंथ करोगे तो आपको बता देगा कि पहला मंथ था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, खुद ही कैलकुलेट करेगा वो। वेयर एज अगर मैं कहता हूँ कि मंथ नेम भी मुझे चाहिए, तो मैंने एक कॉलम बनाया मंथ नेम का, और उसके अंदर मैंने dt डॉट मंथ नेम का फंक्शन चला दिया। यहाँ पर सिर्फ हम मंथ लिख रहे थे, तो वो नंबर आएगा कि 6 मंथ है, 7 मंथ है। बट अगर मैं डॉट dt और मंथ नेम करूंगा, तो वो कौन सा मंथ है, लेट्स वो जनवरी है, फरवरी है, मार्च, अप्रैल, सो ऑन एंड सो फॉर, वो आपका ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट होके इसके अंदर चला जाएगा। फिर अगर आपको डेट नेम यानी डे नेम जानना है, जो कि मैंने आपको बताया था, उसके लिए मेथड आपके पास होता है dt डॉट डेट नेम। और जब मैं इन कॉलम्स को प्रिंट करवा रहा हूँ, ये फिल्टर करके मैं इन्हीं कॉलम का डेटा शो करवा रहा हूँ, जिसमें ऑर्डर डेट आएगी जो हमारे पास पीछे थी, ये वाली। ठीक है, और इसके अगेंस्ट कुछ कॉलम्स हमने बनाए हैं, कितने, 4 कॉलम बनाए हैं, एयर के नाम से, मंथ के नाम से, मंथ नेम एंड डेट नेम। ठीक है, जैसे मैं इसको रन करूंगा, तो अब मैजिक देखें आप। अब उसने पहली रो के लिए बताया कि इसका ईयर है 2026, हमने उसको नहीं बताया, हमने उसको dt मेथड से खाली कहा कि ईयर निकाल के दो, उसने खुद ही एक्सट्रैक्ट किया कि 2026 है। लकीली हमारे पास सबके ईयर 2026 है, तो सबकी 2026 आई। मंथ सबके चेंज है, फर्स्ट, सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, तो यहाँ पर देखें फर्स्ट, सेकंड, सेकंड एंड थर्ड। अब मंथ नेम भी आया, फर्स्ट मंथ कौन सा है, जनवरी, देन सेकंड मंथ फरवरी, फरवरी एंड थर्ड इज मार्च। वेयर एज आप जाकर चेक करोगे कि इस डेट को दिन कौन सा था, तो वो भी एग्जैक्टली उसका सही निकाल दिया, थर्सडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, यानी 20/2/2026 को आपका डे था फ्राइडे। इससे क्या हुआ कि आपने एक कॉलम में से 4 अलग इंफॉर्मेशन निकाली विद द हेल्प ऑफ सिंगल लाइन ऑफ कोड। आपने एक लाइन ऑफ कोड लिखा जिससे आपके पास सारी चीजें आ गई। ये तभी पॉसिबल हुआ जब आपके पास डेट टाइम में उसके डेटा टाइप आप कन्वर्ट करोगे, अदरवाइज आप ये नहीं कर सकते। ठीक है, extracting an air column like this is one of the most useful move in a data analysis, क्योंकि डेट का बहुत काम होता है आपके डेटा में। टाइम सीरीज डेटा के साथ जब आप काम करोगे, तो आपको पता चलेगा उसमें टाइम के अकॉर्डिंगली चीजों को चेंज मिलती है। जैसे टेम्परेचर है, सुबह 10 बजे कुछ और था, और रात को 12 बजे कुछ और है। वेयर एज
2026 को टेम्परेचर कुछ और था, 2025 को कुछ और होगा। तो आपके लिए ये यूजफुल मेथड बहुत ज्यादा काम आएगा जब आप इसको यूज करेंगे अपने मेथड के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास एक और इशू था जो मैंने आपको क्या बताया था कि काफी दफा ऐसा होता है कि आपके टेक्स्ट कॉलम के अंदर मसले होते हैं। हमने देखा कैपिटलाइजेशन का कंसिस्टेंसी वाला इशू। तो आपके पास एक मेथड होता है डॉट एस टी आर। ये जब आप डॉट एस टी आर लगाओगे ना, तो यानी वो आपका कॉलम, पूरा कॉलम एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होगा, जो कि ऑलरेडी स्ट्रिंग है। बट डॉट एस टी आर करके आप हर वो मेथड लगा सकते हो जो हमने स्ट्रिंग पे लगाए थे। याद है आपको, हमने स्ट्रिप मेथड यूज किया था स्ट्रिंग में। क्या करता था स्ट्रिप? स्ट्रिप ये करता था कि स्टार्टिंग और एंडिंग वाली जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेसिस होती थी ना, एक स्पेस को छोड़ एक्स्ट्रा स्पेसिस को वो रिमूव कर देता था स्ट्रिंग में से। तो हम डॉट एस टी आर डॉट स्ट्रिप मेथड लगाएंगे ना, तो जो भी एक्स्ट्रा स्पेसिस है वो रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन देखें, टेक्स्ट कॉलम गेट अ स्पेशल टूल किट थ्रू डॉट एस टी आर, मैंने आपको बता दिया। एवरी normal Python string method you know has a .str version, ठीक है, that apply to the whole column at once। ये किस तरह से अभी हम देखते हैं। पहला मेथड आपको पता है str में हम यानी स्ट्रिंग पे हम स्ट्रिप मेथड लगा सकते हैं, जो कि क्या करता है, रिमूव करता है सराउंडिंग की जितनी भी स्पेसिस होती है स्टार्टिंग और एंड वाली, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको याद होगा कि हमने कुछ कॉलम बनाए थे जिसमें हमारे पास पाकिस्तान के एंड पे स्पेस था। ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होगी अगर मैं कंपेयर करूंगा, यू नो वेरी वेल, ये दोनों डिफरेंट होगी। बट हमें पता है कि दोनों पाकिस्तान है, तो हम इनको दोनों अलग अलग ट्रीट क्यों करवाएं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी और यूनिक वैल्यूज प्रिंट करवा रहा हूँ कंट्री के अंदर। आपको पता है मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ क्लीन, कि यहाँ पर जर्नली अगर हम ह्यूमन से पूछें तो यहाँ पर सिर्फ दो कंट्रीज हैं, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। बट कंप्यूटर को पता है कि ये दो कंट्रीज नहीं है, उसको पता है कि ये मल्टीपल कंट्रीज आपने लिखी हुई है। कैसे? एक ये पाकिस्तान है, एक ये पाकिस्तान है, एक ये पाकिस्तान है और एक इंडिया है, यानी इसमें कैपिटल है, इसमें सब स्मॉल है, ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। वेर एज यहाँ पर पी कैपिटल है और यहाँ पर पी स्मॉल है, ये भी कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो जैसे मैं यूनिक मेथड चलाऊंगा और एन यूनिक मेथड चलाऊंगा, एन यूनिक आपको क्या बताता है, उस कॉलम के अंदर कितनी यूनिक वैल्यूज हैं, और यूनिक मेथड आपको क्या बताता है कि कौन कौन सी यूनिक वैल्यूज हैं। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखें यूनिक वैल्यू बिफोर क्लीनिंग हमारे पास क्या है, 4 वैल्यूज, क्योंकि चारों ही यूनिक है कंप्यूटर की टर्म में। मैंने आपको बता दिया क्यों यूनिक है, ठीक है। यहाँ पर देखें, ये सेकंड वाला जो कॉलम है, सेकंड वाली जो रो है पाकिस्तान, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा स्पेस भी हमने ऐड की थी जब हमने बनाया था ऊपर डेटा, ठीक है। तो यानी ये हम कहाँ से क्लीन कर सकते हैं, एस टी आर मेथड से कर सकते हैं, एस टी आर डॉट स्ट्राइप मेथड से, ठीक है। वो नीचे हम करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो आखिरी वाली स्पेसिस हैं वो क्लीन हो जाएंगी और हमारे पास डेटा क्लीन हो जाएगा, ये वाला एटलीस्ट, ठीक है। और हमारे पास लेंथ क्या है, जब मैंने आपको क्या बताया, एन यूनिक आपको क्या बताती है, टोटल कितनी यूनिक वैल्यूज हैं। तो टोटल 4 हैं, आप काउंट कर ले, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। बट ऑफिशियली ये दो ही यूनिक वैल्यूज हैं, पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमने एस टी आर मेथड को यूज करना है। मैंने कंट्री के अंदर एस टी आर मेथड के अंदर स्ट्रिप को चलाया, तो ये वाली वैल्यू सॉल्व हो जाएगी मेरी, क्योंकि अभी लकीली हमारे पास, और हाँ यहाँ पर इंडिया में भी देखें स्टार्ट में स्पेस है। तो क्या होगा, ये दोनों वैल्यूज जो है ना, सेकंड और लास्ट वाली, तो ये क्लीन हो जाएंगी और मेरे पास कंट्री जब मैं यूनिक करूंगा तो अब आपके पास रिजल्ट सेम ही आया है। क्यों 4 आया है अभी भी, क्योंकि देखें ये पाकिस्तान सब स्मॉल में है, इसका पहला लेटर कैपिटल है, तो ये दोनों तो कभी इक्वल नहीं होंगे। और ये तीसरे वाला अगर मैं देखूं तो ये तो सभी कैपिटल हैं, ये भी कभी इन दोनों के इक्वल नहीं होगा जब तक कि हम इसकी केसेस को लोअर या अपर ना करें, ठीक है। लेकिन स्ट्रिप मेथड जो है ना, उससे हमारा ये वाला मसला हल हो गया होगा कि हमारी जो स्पेसिस थी ना, वो सारी रिमूव हो चुकी है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करवा के आपको अब दिखाता हूँ, तो अब देखें इस पाकिस्तान में एंड में स्पेस था, अब नहीं है। वेर इंडिया में स्टार्ट में स्पेस था यहाँ पर, अब स्ट्रिप मेथड से वो स्पेस खत्म हो गया, ये वाला जो स्पेस था। एक लाइन के अंदर हमने ये वाला मसला तो सॉल्व करे, लेकिन अभी भी ये 4 अलग वैल्यू कंसीडर हो रही है। तो हमें क्या करना होगा, इन सब के केस को एक केस में लाना होगा, यानी कंसिस्टेंसी हमने रखनी है सारे डेटा के लिए। तो उसमें भी हमारे पास एक मेथड आता है, हमारे पास डिफरेंट मेथड हैं।
str.lower है आपके पास, ठीक है। लोअर क्या करेगा, सारे जितने भी उसके अंदर स्ट्रिंग होंगे ना, करेक्टर होंगे, उन सबको लोअर कर देगा। अगर मैं str.upper करता हूं तो आपको पता है अपर क्या करेगा, सारे ही अल्फाबेट को, करेक्टर को वो क्या करेगा, कैपिटल कर देगा। मैंने एग्जांपल दी है पाकिस्तान की। और अगर मैं लिखता हूँ str.title, टाइटल का मतलब क्या होता है कि पहला लेटर हर वर्ड का, पहला करेक्टर हर वर्ड का कैपिटल कर दो, बाकियों को स्मॉल कर दो। मोस्ट केसेस में यही होता है, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज कैपिटलाइज। तो हम ये टाइटल को यूज करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए सुटेबल रहेगा। मैंने क्या किया, कंट्री और क्लीन कंट्री के अंदर str.title चला दिया। तो अब जितने भी डेटा है ना हमारे पास, ये सब का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। इस केस में पी कैपिटल हो जाएगा। इस केस में ऑलरेडी कैपिटल है पी, तो कोई मसला नहीं होगा, बाकी सब लोअर है, डन हो जाएगा। इसमें सब कैपिटल है तो सिर्फ पी को वो रहने देगा, बाकी सबको वो स्मॉल में कर देगा, स्मॉल करेक्टर में। वेर इंडिया का आई कैपिटल कर देगा, ठीक है। तो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं यूनिक और एन यूनिक वैल्यू दिखाता हूँ, अब देखें, अब आपके पास सिर्फ दो यूनिक वैल्यू आई है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, str.title से, अगर मैं यहाँ पर आपको नीचे दिखाऊं स्क्रीन, तो अब आप देखें कि पाकिस्तान सब एक ही तरह से शो हो रहा है, यानी इस कंट्री के अंदर कंसिस्टेंसी आ गई कि सबसे पहला जो लेटर है वो कैपिटल है और बाकी जो है वो स्मॉल हो गए हैं, इंडिया के केस में भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास दो यूनिक वैल्यूज आई और उसकी टोटल लेंथ भी दो आ गई, ठीक है। काउंट ऑफ यूनिक वैल्यू टू आ गई हमारे पास। तो ये मसला भी हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। फ्रॉम फोर अपेरेंट कंट्री डाउन टू टू दैट एक्चुअली एग्जिस्ट इन डेटा, वी नो के ये जो डेटा है ये एग्जिस्ट करता है, इसमें सिर्फ दो यूनिक वैल्यूज थी, बट कंप्यूटर को नहीं पता था, वो हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। दिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इन टुडेज क्लास, क्योंकि जर्नली टेक्स्ट में आपको इस तरह के इश्यूज मिलेंगे। तो आप बिना देखे किसी भी टेक्स्ट पे जब काम कर रहे हो तो उस पे डॉट टाइटल मेथड चला दो, तो क्या होगा, सबकी एक फॉर्म आ जाएगी, तो आपको कोई इशू नहीं होगा। लेट सपोज हमारे पास इम्बार्क टाउन की याद करें, उसमें तीन क्लास थी, एस, सी और मेरे ख्याल पी थी। तो अगर लेट सपोज उसमें कोई एक वैल्यू स्मॉल एस में होती तो वो चार यूनिक वैल्यूज दिखाता। तो हमें क्या करना था, हमें जस्ट str टाइटल चलाना था, सबका पहला लेटर कैपिटल हो जाता और हमारे पास ये इशू आने के चांसेस ही नहीं रहते। तो यानी ये अप्रोच आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी, ठीक है। अब आपके पास क्या है, आप ना इस तरह भी कर सकते हो कि रादर देन आप अलग अलग जगह पे अप्लाई करो, पहले हमने स्ट्रिप अप्लाई किया, फिर हमने टाइटल अप्लाई किया। मैंने आपको बताया था पांडास में आप चेन रूल को फॉलो कर सकते हो, जिसमें एक के पीछे एक मेथड लगा सकते हो, जिससे एक ही गो में वो सारा काम हो जाएगा। अब लेट सपोज मेरे पास ना, आपको पता है कि यहाँ पर कस्टमर नेम के अंदर भी इश्यूज हैं, ठीक है। कस्टमर नेम के अंदर क्या इश्यूज हैं, कुछ नेम का पहला लेटर कैपिटल है जिसको हम टाइटल कह रहे हैं, कुछ का सारे ही स्मॉल है जिसको हम लोअर कहते हैं, str.lower। इसमें str.upper है, सब कैपिटल है। तो मैं क्या करूंगा, इन सबको कंसिस्टेंट करने के लिए, इनके शुरू में हमने देखा था स्पेसिस भी हमने ऐड की थी, तो हम क्या करेंगे, पहले इसके अंदर स्ट्रिप मेथड लगाएंगे, फिर उसके आगे ही हम इसको डॉट टाइटल कर देंगे, ठीक है। तो अब देखें मैंने क्या किया, कस्टमर नेम डॉट str.strip, यहाँ तक वो क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा स्पेसिस होंगी स्टार्टिंग या एंडिंग में उसको रिमूव कर देगा। और इस मेथड का काम क्या होगा, str टाइटल जैसे उसने रिमूव कर दिया स्पेसिस, अब सब पहले अल्फाबेट को वो कैपिटल कर देगा हर वर्ड के, ठीक है। जैसे मैं इसको टू लिस्ट करके आपको शो करवाता हूँ, तो आप देखें अली हसनैन, ठीक है, ये ऑलरेडी इसी केस में था, तो उसने सिर्फ स्ट्रिप मेथड से उसकी स्पेस को रिमूव किया। सारा खान स्मॉल थे, लेकिन क्या हुआ देखें, सारा एक वर्ड है और उसका पहला अल्फाबेट उसने कैपिटल किया है सारा, फिर बीच में स्पेस आ गई, तो उसका सेकंड वर्ड अब ये खान है, तो खान का के उसने बड़ा कर दिया। वेरज अहमद रजा पे भी उसने यही किया और जैनब अली पे भी यही कर दिया। तो हमारा एक ही गो में ये वाला टेक्स्ट कॉलम भी सॉल्व हो गया। अब हमने क्या क्या सॉल्व कर लिया, कस्टमर नेम, कंट्री नेम, ऑर्डर डेट कर ली, अमाउंट कर ली, हमने ईयर को तोड़ दिया, ठीक है। अब आपके पास कुछ और इश्यूज भी हैं। अगर मैं आपको ये शो करवाऊं क्लीन, और क्लीन के अंदर से मैं शो करवाता हूँ कॉलम मेरे पास कस्टमर नेम, ठीक है, और डॉट अगर मैं यूनिक करता हूँ तो ये हमें क्या देगा, ये हमें ये बताएगा कि आपके अंदर अगर कोई स्पेसिस है। अभी देखें हमने स्ट्रिप चलाया है, तो सारी जो स्टार्टिंग और एंडिंग वाली स्पेसिस थी ना,
वो सारी रिमूव होगी। लेकिन एक इशू आपको यहाँ दिख रहा है, जैनब अली के बीच में देखें दो स्पेसिस हैं। किस तरह, ये देखें मैं यूं एक लेके जाता हूँ, एक आ गई, और यूं लेके जाता हूँ कर्सर को तो दो स्पेसिस आ गई। वेरे अहमद और रजा के बीच में आपको एक ही स्पेस दिखेगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आपको बताया था स्ट्रिप मेथड की यही खसूसियात है कि वो स्टार्टिंग और एंडिंग वाले इस एक्स्ट्रा स्पेसिस को रिमूव करेगा, बीच वाले स्पेसिस को रिमूव नहीं करता। तो इस केस में क्या किया जाए? इस केस में आपके पास एक मेथड आता है एसटीआर के अंदर, एसटीआर डॉट रिप्लेस। रिप्लेस क्या करेगा? इसके अंदर आप दो वैल्यूज बताते हैं, किसको रिप्लेस करना है और किस से रिप्लेस करना है। याद करें वर्ड फाइल को, जब वर्ड फाइल में आप फाइंड एंड रिप्लेस करते हो तो वो क्या पहले आपसे पूछता है कि क्या फाइंड करना है और किस वैल्यू से उसको रिप्लेस करना है। तो ये वही उसी तरह काम करता है। बहुत ही सिंपल है ये भी यूज करना। आप कस्टमर नेम में जाएंगे, ठीक है, क्लीन डॉट कस्टमर नेम डॉट एस टी आर डॉट रिप्लेस। मैंने उसको कहा कि डबल स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देखें डबल स्पेस दिया, डबल स्पेस को रिमूव यानी रिप्लेस कर दो, कॉमा देके मैंने बताया किससे रिप्लेस करो, स्पेस से रिप्लेस कर दो। तो जैसे मैं इसको टू लिस्ट करूंगा, अब जो जैनब के बीच में स्पेस है, एक स्पेस तो रहेगा, ये जो डबल स्पेस है ना ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल स्पेस में, क्योंकि हमने एस टी आर डॉट रिप्लेस मेथड यूज किया। अब देखें, अब जैनब अली के अंदर एक ही स्पेस है, मेरे यहाँ जैनब अली के अंदर दो स्पेसिस हैं, ठीक है। तो ये हमने अपना कस्टमर नेम को अब पूरा क्लीन कर लिया, ठीक है। अब आप वैल्यू काउंट्स यहाँ पर चला सकते हो। जैसे मैं वैल्यू काउंट चलाऊंगा तो मेसी डेटा में से जब मैंने कंट्री का वैल्यू काउंट चलाया तो आपको पता है इस यानी इस कैपिटल केस लेटर के पाकिस्तान में दो एंट्रीज थी, इस छोटे स्मॉल पी यानी सब लोअर केस में एक एंट्री थी, सो ऑन एंड सो फॉर। फिर जब हमने क्लीन किया तो हमारे पास दो ही यूनिक वैल्यूज आई, पाकिस्तान एंड इंडिया, जिसमें पाकिस्तान के टोटल कस्टमर कितने हैं? 3 और इंडिया का 1 है, ठीक है। अब डर्टी डेटा को हमने क्लीन कर दिया, ठीक है। वेयर पहले क्या था, पाकिस्तान स्प्लिट हुआ था अक्रॉस डिफरेंट स्पेलिंग मिस्टेक्स, ठीक है। अच्छा, एक और इशू रह गया। याद रखें जब भी आपके पास कॉलम नेम होता है ना, उसको भी आपने कंसिस्टेंट रखना है, कॉलम के बीच में स्पेस ना आए। जर्नली इशू नहीं होता, लेकिन कहा यह जाता है कि आपने जब भी कॉलम का नेम लिखना है एक तो स्मॉल अल्फाबेट में लिखना है, और अगर आपने कोई स्पेस देनी है तो उसकी जगह अंडरस्कोर दे दें, ये वाला, ठीक है। तो इससे होगा कि कंसिस्टेंसी शो होगी। तो आपको पता है कि हमारे कॉलम, अगर मैं यहाँ पर क्लीन डेटा को शो करूं, बाकी सब तो क्लीन हो गया, लेकिन ये देखें कॉलम के अंदर कुछ मिस्टेक्स हैं। जैसे कंट्री का सी बड़ा है, ऑर्डर डेट के अंदर स्पेस है, यहाँ पर कॉलन होना चाहिए था। वेयर एज ईयर सभी स्मॉल है, मंथ सब स्मॉल है, मंथ नेम स्मॉल है। तो जर्नली ये करेक्ट फॉर्मेट होता है जो हमने 4 कॉलम न्यू बनाए। तो हमें क्या करना है, जस्ट रीनेम मेथड को कॉल करना। हमने पहले भी देखा था कॉलम को रीनेम आप किस तरह करते हो। जिस डेटा फ्रेम के अंदर रीनेम करना है, कॉल क्लीन डॉट रीनेम, और उसके अंदर आप कॉलम्स के अंदर डिक्शनरी के अंदर अब उसके पुराने नाम और न्यू नाम देंगे। पुराने नाम क्या था? कस्टमर नेम पहले कॉलम का, और उसका न्यू नाम मैंने दे दिया कस्टमर स्लेश नेम। मेरे ऑर्डर डेट को मैंने ऑर्डर डेट कर दिया। जब मैं इसको क्लीन कॉलम प्रिंट करवाऊंगा, अब आप देखें ये क्या हुआ, आपकी ये जो दो कॉलम है, एक कस्टमर नेम और एक ऑर्डर डेट, कहाँ गया ऑर्डर डेट, ये दोनों क्लीन हो गए। लेकिन अभी भी क्या हुआ कि हमने इन दोनों को तो स्मॉल कर दिया, कंट्री अभी भी कैपिटल है, सी अमाउंट भी कैपिटल है, ये चल जाएगा, बट कंसिस्टेंसी नहीं है, आपने अपने डेटा को कंसिस्टेंट रखना है। तो आप ये चीज देखें, एक साथ भी आप ये सारे काम कर सकते हो। कैसे? आपको पता है ये क्या है? कॉलम अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं क्लीन डॉट कॉलम करता हूं, क्लीन डॉट कॉलम, तो ये मुझे क्या देगा? रिटर्न करेगा लिस्ट। लिस्ट में क्या होंगे? स्ट्रिंग्स होंगे। ये देखें, ये मेरे पास लिस्ट आई और इसके अंदर ये स्ट्रिंग है। तो यानी स्ट्रिंग है तो मैं वही काम कर सकता हूँ, एस टी आर डॉट रिप्लेस, एस टी आर डॉट अपर केस, सेंटेंस केस या टाइटल, वो सारे मेथड आप इस कॉलम के लिए भी कर सकते हो। किस तरह? अब देखें, मुझे किस में वैल्यू असाइन करनी है? क्लीन डॉट कॉलम्स के अंदर। तो मैं क्लीन डॉट कॉलम्स डॉट एस टी आर करूंगा, फिर उसको सबसे पहले लोअर करूंगा, फिर लोअर के बाद एक और मेथड मैंने लगाया एस टी आर डॉट रिप्लेस। रिप्लेस में किससे कर रहा हूँ? जहां पर भी कॉलम के बीच में स्पेस है उसको अंडरस्कोर से रिप्लेस कर दो। जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो अब देखें वन गो में आपके सारे अल्फाबेट भी के स्मॉल हो गए, जहां पर स्पेसिस थी वहां पर
क्या हो गया, अब देखें ये जो हमारा पहले था ना वो स्पेसिस थी, अब हमने क्या किया, रियल में कॉलम के नेम चेंज कर दिए। ठीक है, तो जो स्पेसिस थी हमारे पास, जैसे ऑर्डर डेट में स्पेस था, तो इस मेथड के थ्रू, रिप्लेस के थ्रू, वो जो सिंगल स्पेस थी, ये देखें सिंगल स्पेस, वो मैंने किससे रिप्लेस कर दी। सेकंड में आप क्या बताते हो किससे रिप्लेस करना है, फर्स्ट में आप ये बताते हो कि क्या रिप्लेस करना है। तो मैंने कहा कि सिंगल स्पेस को रिप्लेस कर दो अंडरस्कोर से, तो उसने वही काम एक गो में मुझे करके दे दिया। इस तरह आप चाहो तो str.split एक मेथड होता है, जिससे क्या होता है कि आप कॉलम्स को स्प्लिट भी कर सकते हो। ये हम कल के दिन में इसको डिटेल में देखेंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि .str.split ब्रेक वन कॉलम इनटू पीसेस विथ एक्सपेंड इज इक्वल टू ट्रू। अगर आप उसके अंदर पैरामीटर दोगे एक्सपेंड इज इक्वल टू ट्रू, वो एक न्यू कॉलम बना देगा उसको ना। इसकी मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास एक मूवीज का डेटा सेट है, ये मैंने एक डेटा फ्रेम बनाया, ये डिफरेंट मूवीज है, मूवी ए बी सी एंड डी, और उसके अगेंस्ट एक कॉलम है जिसके अंदर उसकी ड्यूरेशन मेंशन है कि कितने ड्यूरेशन की ये मूवी है। लेट्स सपोज मूवी ए जो है वो, सॉरी किसी ने कुछ पूछना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि, एक मिनट गाइस, ओह नो, आई थिंक सो माय इंटरनेट वाज गॉन। चले, रिकॉर्डिंग तो चल रही है, ठीक है। तो इंटरनेट इज ट्राइंग टू रिकनेक्ट। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, एम आई ऑडिबल गाइस? यस सर। ओके ओके श्योर, मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन का इश्यू दिखा रहा था। मीनवाइल हम इसको जल्दी से वाइंड अप करते हैं। अब देखें, मेरे पास एक डेटा फ्रेम मैंने बनाया है जिसके अंदर दो कॉलम्स है, टाइटल एंड ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन में हमारे पास क्या है, ड्यूरेशन में हमारे पास हर एक मूवी की ड्यूरेशन है 90 मिनट्स। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ड्यूरेशन में 90 मिनट्स फॉर मूवी ए है, मूवी बी की ड्यूरेशन 142 मिनट्स है। अब आपको पता है कि इसकी टाइप क्या होगी, इसकी टाइप होगी बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग, क्योंकि इसके अंदर हमने स्ट्रिंग इंक्लूड कर दिया। 90 मिनट्स हमने बता दिया, 42 मिनट्स बता दिए, सेशन बता दिए। तो जैसे मैं इस डेटा फ्रेम को बनाता हूँ, तो आप देखें अगर आप इसका इन्फो निकालोगे ना, ड्यूरेशन डॉट इन्फो, तो इस पर भी वही मसला आएगा कि ड्यूरेशन को होना चाहिए थे न्यूमेरिकल, बट वो स्ट्रिंग हो गया क्योंकि इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, ये वैल्यूज इंक्लूड कर दी। अब मुझे इस कॉलम को, ये स्ट्रिंग कॉलम को, मैंने आपको बताया कि एक मेथड होता है जिसका नाम है str.split, और अगर उसके अंदर एक्सपेंड इज इक्वल टू ट्रू करोगे तो वो एक न्यू कॉलम बना देगा। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया पार्ट्स, और उसके अंदर ड्यूरेशन के अंदर से ड्यूरेशन कॉलम को ही उठाया, ड्यूरेशन को, और .str.split किया। तो सबसे पहले ये बताना होता है कि किसकी बेसिस पे आपने स्प्लिट करना है। मैंने कहा कि इस कॉलम के अंदर जब जाओगे ना, तो जहां पर आपको स्पेस मिले वहां से स्प्लिट कर दो। लेट्स सपोज 90 के अंदर तो स्पेस नहीं मिली, 90 के बाद मिनट से पहले एक स्पेस है, तो वो क्या करेगा, 90 को अलग कर देगा, मिनट को अलग कर देगा। सेम 142 को अलग कर देगा, मिनट्स को अलग कर देगा, 2 को अलग कर देगा, सेशन को अलग कर देगा, 1 को अलग कर देगा, और सेशन को अलग कर देगा। तो मैंने यही मेथड यूज किया, स्प्लिट करो। इसको सिर्फ ये पहले आपने बताना होता है स्प्लिट के अंदर कि किस चीज से आपने स्प्लिट करना है, और एक्सपेंड इज इक्वल टू ट्रू क्या करेगा, एक न्यू कॉलम बना देगा। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, तो अब पार्ट्स के अंदर ड्यूरेशन में से दो चीजें हमें मिली। जीरोथ इंडेक्स पे हमें क्या मिले, मिनट्स मिल गए, यानी वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गई। और 1 पे हमें क्या मिल गया, उसके टाइप मिल गए, यानी मिनट्स जो स्पेस के बाद आ रहे थे। यानी स्पेस से जब ब्लॉक किया तो उससे लेफ्ट साइड वाले 0 इंडेक्स पे चले गए, फर्स्ट वाले 1 पे चले गए, यानी जो राइट साइड वाले थे वो 1 पे चले गए। अब हमें क्या करना है, सिंपली ये असाइन करना है न्यू कॉलम में। 0 में क्या जाएंगे, मैंने एक कॉलम बनाया है ड्यूरेशन नंबर का, और उसके अंदर मैंने क्या किया है, पार्ट इज इक्वल टू 0, यानी ये जो पार्ट्स है इसका जो 0th इंडेक्स वाला कॉलम है ना, वो इसके अंदर डाल दो ड्यूरेशन नंबर के। और ड्यूरेशन यूनिट में मैंने क्या डाला है, ये जो फर्स्ट इंडेक्स है। जैसे मैं अब ड्यूरेशन को प्रिंट करूंगा, तो अब आप देखें ड्यूरेशन नंबर और ड्यूरेशन यूनिट आपके पास अलग अलग आ गए। अब आप चाहें तो इस ड्यूरेशन को डिलीट कर सकते हैं। किसकी मदद से हमने किया, स्प्लिट की मदद से। ये एक लाइन ऑफ कोड से हमने ये सारा काम कर दिया, जिसमें यूनिट्स अलग हो गए और नंबर अलग हो गए। आप नंबर को आप कन्वर्ट कर सकते हो अगर उसकी टाइप चेंज नहीं है। जब आप ड्यूरेशन डॉट इन्फो चलाओगे,
तो अब आपको पता चलेगा ये STR है, तो आप किससे कर सकते थे, PD.2 न्यूमेरिक से इसको कर सकते हो, या AS टाइप से भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। ये देखिए हमने टू न्यूमेरिक से क्या किया, PD.2 न्यूमेरिक में ड्यूरेशन नंबर को मैंने इंटीजर कर दिया। ठीक है, यानी फ्लोट कर दिया, इंटीजर सॉरी इंटीजर कर दिया PD.2 न्यूमेरिक से। तो अब हमारे पास क्या हुआ, ड्यूरेशन की जो टाइप थी पहले STR थी, ड्यूरेशन नंबर की। अब हमारे पास क्या हुआ, ड्यूरेशन नंबर में वो इंटीजर 64 हो गया, और ड्यूरेशन यूनिट को हमने STR में ही रहने दो। अब हम इससे जो भी कैलकुलेशन चाहे निकाल सकते हैं। मैंने डेटा नीचे आपको प्रिंट करवा के भी दिखा दिया। ठीक है, अब आप ये फिल्टरिंग लगा सकते हो कि ऐसी मूवी दिखाएं जिसमें 100 मिनट से ज्यादा की ड्यूरेशन हो। ठीक है, आप ये लॉजिक लगा सकते हो। तो इस तरह से आप सारी ड्यूरेशन नंबर के अंदर ये सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो आप ये जस्ट मैं आपको शो करवा रहा हूँ पुराने वाला डेटा हमारा किस तरह दिखता था, कितने मसले थे, कितनी रोज थी, कितने यूनिक कंट्रीज थी। और ये यहाँ पर मैं ये शो करवा रहा हूँ कि कितने, जब हमने क्लीन किया तो हमारे पास सिर्फ 4 रोज बची आउट ऑफ 5 रोज। ठीक है, और हमारे पास यूनिक कंट्रीज 2 हो गई, पहले 4 थी। और ये हमारे पास उसकी डेटा टाइप भी चेंज होगी, डेट टाइम ऑर्डर की हमने सेट की, अमाउंट की हमने सेट की, और ये हमने 4 कॉलम भी ड्राइव किए। ठीक है, तो ये आपने पूरा डेटा एनालिस्ट वाला काम किया इस सेट डेटा पर। अब हर डेटा पर यही रूल लगेगा। ठीक है, एक रियल डेटा पे आपको मैं चेक करवा देता हूँ, बस 5 मिनट लगेंगे, सारे वही काम हो रहे हैं जो ऊपर हो रहे थे। ठीक है, मैंने टेक्सिस वाला कॉलम यूज किया है, यानी डेटा फ्रेम यूज किया लोड SNS से। ठीक है, SNS से लोड डेटा सेट से टेक्सिस वाला कॉलम लोड किया है, टेबल लोड किया है, उसकी मैं शेप चेक कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैंने क्या बताया था, आप उसमें डुप्लीकेट चेक कर लो और उसकी डेटा टाइप चेक कर लो। तो इसमें ऑलमोस्ट 6000+ रोज हैं, 14 कॉलम्स हैं, और डुप्लीकेट रो कोई भी नहीं है, लकीली, गुड न्यूज। ठीक है, यहाँ पर आपके पास पिकअप भी ऑलरेडी डेट टाइम के अंदर है। मैं आपको डेटा ये दिखा देता हूँ। डेटा हमारे पास क्या है, टेक्सिस डॉट हेड करके दिखा देता हूँ आपको। तो आपके पास जो पिकअप है ना टेक्सिस का, तो उसकी जो ये डेट है ये ऑलरेडी लकीली, क्योंकि ये SNS वालों ने बनाया हुआ है, तो उन्होंने पहले से इसकी टाइप कन्वर्ट की हुई है। डेट टाइम नहीं होती तो हम इसको डेट टाइम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, PD.DateTime जो था। तो अब क्या कर सकते हैं, अब हम इससे कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूं कि मुझे इसका ईयर भी मिले, मुझे इसका मंथ भी मिले, मुझे इसका डे भी मिले। तो आपने वही काम करना है जो मैंने आपको बताया। मैंने फिर सिर्फ कॉपी बनाई है टेक्सिस क्लीन के अंदर, पिकअप मंथ का एक कॉलम बनाया है, उसके अंदर .d टाइप, यानी .dt .मंथ नेम। अब इससे क्या होगा कि हर एक कॉलम, हर एक रो के लिए इसके मंथ का नाम मेरे पास एक कॉलम में आ जाएगा, जो कि कॉलम का नाम क्या होगा, पिकअप मंथ। सेम पिकअप डे मैंने किया है और उसकी मैं वैल्यू काउंट आपको दिखा रहा हूँ। तो अब देखें आपके पास, अगर मैं हेड भी करवा दूं साथ साथ तो आपको और समझ में आ जाएगा। texas.clean.head। अब आप एंड पे जब जाएंगे, एक मिनट, तो यहाँ पर देखें पिकअप डे में, पिकअप मंथ में आपके पास ये आ गया कि मार्च। आप वेरीफाई करें, थर्ड मंथ कौन सा होता है, हमेशा मार्च का होता है। तो उसने क्या किया, इसको मार्च में कन्वर्ट कर दिया। और जो 2019 को थर्ड मार्च 23 डेट को कौन सा दिन बन रहा था, सैटरडे। आप ये वेरीफाई कर लेना। उसने एक लाइन ऑफ कोड के अंदर, इस लाइन ऑफ कोड के अंदर से आपको सारा वो वैल्यूज निकाल के दे दी। और आप ये भी चेक कर सकते हो कि पिकअप फ्राइडे वाले दिन कितने पिकअप्स हुए, इतने, तकरीबन 1115 पिकअप्स हुए। सैटरडे वाले दिन इतने हुए। अब हमने क्या किया, वैल्यू काउंट से हमें पता चल गया फ्राइडे वाले दिन सबसे ज्यादा पिकअप हो रहे हैं इसके अंदर, और सबसे कम कौन से दिन पिकअप हो रहे हैं, मंडे वाले दिन टैक्सीज के। ठीक है, तो हमें ये चीज भी पता चल गई। इससे हम ये ऑब्जर्वेशन भी लगा सकते हैं कि फ्राइडे अक्सर वीक का स्टार्ट डे होता है, यानी वीकेंड का स्टार्ट डे होता है, तो फैमिलीज घूमने जाती हैं। तो पिकअप डे में सबसे ज्यादा पैसेंजर्स इसी टाइम आ रहे हैं। और मंडे वाले दिन ऑफिस का टाइम होता है, बहुत कम रश होती है बाजारों में, तो आपके पास यहाँ पर पिकअप बहुत कम है। ठीक है, इस तरह से आप ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं। वेरएज अगर आपको ये डी टाइम वाला यानी DT वाला मेथड का ना पता होता, तो आप इससे कोई ऑब्जर्वेशन नहीं निकाल सकते थे एज इट इज। पर उसके लिए पहला रूल ये है कि आपका यहाँ पर डेट टाइम वाला कॉलम इस फॉर्मेट में होना चाहिए, इस टाइप में होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप कर लें, मैंने आपको ऑप्शन बता दिए किस तरह। आप क्या कर सकते हो, पेमेंट की यूनिक वैल्यूज देख सकते हो, और यूनिक के अंदर से अगर कोई
एक्स्ट्रा स्पेसिस आ रही हैं तो आप उसको स्पेसिस को रिमूव कर सकते हो और टाइटल को रिमूव कर सकते हो। पेमेंट क्या है, ये रहा, इसके अंदर क्रेडिट कार्ड, कैश, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो पहले हम इसकी यूनिक वैल्यूज देख रहे हैं, फिर उसको क्लीन कर रहे हैं। पेमेंट के अंदर हमारे पास यूनिक वैल्यूज 3 है, ठीक है। एक एन एन है जो कि नल वैल्यू है, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, पेमेंट के अंदर से उसको टाइटल केस में किया। स्ट्रिप मेथड के थ्रू हमें पता चल जाता है कि कोई स्पेसिस है, यहाँ पर कोई लकीली स्पेसिस नहीं थी, तो स्ट्रिप मेथड तो एग्जीक्यूट हुआ लेकिन उसको कोई रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन str डॉट टाइटल से क्या हुआ, सब केस लोअर में थे, इसने क्या किया, टाइटल केस में कर दिया, यानी पहला अल्फाबेट कैपिटल कर दिया, ठीक है। वेरेज आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, कॉलम्स के नेम को रिप्लेस कर सकते हो। अभी आप कॉलम के नेम देखें, यहाँ पर लकीली ऑलरेडी क्या हो रहा है कि सबके अंदर स्पेसिस हैं, बट अगर आपके अंदर स्पेसिस ना होते आप ये मेथड चला सकते थे, ठीक है। जब हम इस मेथड को चलाएंगे तो एग्जैक्टली उसी तरह आपके पास डेटा आएगा जो कि ऑलरेडी है, इसके कॉलम्स इस एज इट इज इसी तरह है ना। बट फ्यूचर में अगर आपके पास कहीं यहाँ पर स्पेस आती है तो जैसे आपने ये लाइन को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। रिप्लेस मेथड मैंने आपको बताया कि किस वैल्यू को रिप्लेस करना है और किस से रिप्लेस करना है वो हमने बता दिया। और उसने क्या किया, पहले सबको लोअर किया क्योंकि पहले लोअर मेथड था, फिर ये ऑप्शन अप्लाई किया और ये हमें रिजल्ट दे दिया, ठीक है। तो जब भी आप अब क्लीन करने बैठे डेटा को तो ये चेक लिस्ट को फॉलो करना है। मैंने चेक लिस्ट बना दी, सबसे पहले डुप्लीकेट चेक करें, फिर उनको रिमूव करें, फिर उनकी टाइप चेक करें, फिर उनमें अगर कोई नंबर कॉलम है उन वो टेक्स्ट में स्टोर हुआ है तो उसको pd.to न्यूमेरिक से कन्वर्ट करें न्यूमेरिक में। फिर फिक्स करें डेट को, अगर वो टेक्स्ट में स्टोर हुई है उसके भी मेथड मैंने बता दिया, टू डेट टाइम में कन्वर्ट होगा। और डीएफ के अंदर कॉलम का नाम डालना है अपने, फिर आपने डेटा एक्सट्रैक्ट डेट पार्ट, ठीक है, आपने एक्सट्रैक्ट करना है तो .dt.year करोगे तो ईयर मिल जाएंगे, ठीक है। मंथ करोगे तो मंथ मिल जाएंगे, मंथ नेम करोगे तो मंथ के नेम मिल जाएंगे, ठीक है। वेरेज अगर आपने स्ट्रिप स्पेसिस फ्रॉम टेक्स्ट, सबसे फिर 7वें नंबर पे आपने क्या करना है, अगर कोई टेक्स्ट में एक्स्ट्रा स्पेसिस है तो स्ट्रिप मेथड से आपने उसको स्ट्रिप कर देना है। फिर आपने 8वें नंबर पे उसको क्या करना है, स्टैंडर्डाइज केस करना है उसका, यानी एक केस रखना है। अब भले फिर वो लोअर करें, अपर करें या टाइटल करें, ये आपके ऊपर है। तो मैंने बेसिकली टाइटल की एग्जांपल यहाँ पर दी है। अगर कॉलम नेम में फिर चेक करना है, कॉलम के नेम में इश्यूज है तो उनको रिप्लेस करना है, उनको फिक्स करना है। फिर अपने कॉलम्स को चेक करने के लिए आपने वैल्यू काउंट का यूज करना है। जब इसको कर लोगे आपका डेटा पूरा का पूरा क्लीन हो जाएगा, ठीक है, और आपको कोई इश्यू नहीं होगा। तो ये था आज का लेक्चर। कोई क्वेश्चन है किसी का, कुछ समझ ना आया हो? अदरवाइज इट्स गुड टू गो। Sir, I have a question. या श्योर। When we're using strip, like you said, we check every column and then we use it, na? So is it possible if we can just combine all the columns together and then use it, so it happens at all times? डेफिनेटली आपके पास एक लूप का कॉन्सेप्ट होता है। आपने जब लूपिंग हमने पढ़ी थी उसमें क्या होता था, फॉर आई इन, अब मुझे लूप करना है हर एक कॉलम में, रादर देन के मैं एक एक कॉलम पे जाऊं और उस पे स्ट्रिप मेथड यूज करूं। तो मुझे अगर कॉलम्स पे रिप्लेस करना है तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले कॉलम्स के नेम चाहिए ताकि मैं उन कॉलम को एक्सेस करूं। वो कहाँ से आएंगे मुझे, मेरा अगर लेट सपोज डेटा का नाम है क्लीन और मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉलम्स, तो नाउ व्हाट आई विल गेट, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जब मैं प्रिंट करूंगा तो सारे कॉलम्स के नेम मेरे पास प्रिंट होते जाएंगे हर एक लूप में। अब इसके अंदर आप वो सारे फंक्शन को एक लाइन ऑफ कोड में आप जस्ट वो फंक्शन लिखेंगे जो भी आपको रीनेम करना है, स्ट्रिप करना है, और उसके अंदर रादर देन गिविंग द कॉलम नेम यू शुड राइट आई। तो पहले वो कस्टमर नेम के लिए वो सारा ऑप्शन परफॉर्म कर देगा, फर्स्ट लाइन ऑफ कोड, फिर वो कंट्री के लिए, फिर वो ऑर्डर डेट के लिए, फिर वो अमाउंट के लिए, देन आखिरी में आपको सारा वो क्लीन डेटा मिल जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट? Yes, sir, I understood it. जी, तो बस कॉलम नेम की जगह जस्ट आपको ये आई की वैल्यू डाल देनी है। जहां पर हम जहां भी कोई ये काम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर कॉलम नेम डाला, आप जस्ट यहाँ पर आई डाल दें और एक लाइन ही आपको लिखनी होगी और सब कॉलम के लिए रन हो जाएगी, ठीक है। Okay, thank you, sir. वेलकम।